Please like and subscribe my channel. Friends, hello everyone. Welcome back to this class of business studies for class 12. In this chapter we are going to discuss chapter 2 and the topic is scientific management. Now the scientific management, this thinking was propounded by Frederick Winslow Taylor. Now Taylor was such a person who within a very short period of time was ranked from the position of ordinary laborer to the position of chief engineer, and this was only possible because of the scientific view, the thought that he had and which he applied in his work. He gave a number of suggestions to solve the problems, and in doing so he gave a scientific outlook to the management. He is rightly being called the father of scientific management. He was born on March 20th, 1856 in Philadelphia, and he took last breath on March 21st, 1915 in Philadelphia. He was an American inventor. Now, what does scientific management mean? Scientific management is the art of knowing exactly what is to be done in the best and the cheapest way. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किस तरह से किसी भी काम को सबसे सटीक ढंग से करना, सबसे अच्छे तरीके से करना और सबसे कम खर्च में करना. दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. और जब भी हम कोई कार्य करें तो पुराने रीति रिवाजों में उलझे हुए नहीं रह के साइंटिफिक आउटलुक को अपनाते हुए, साइंटिफिक एनालिसिस को अपनाते हुए हम कार्यों को पूरा करें. नाउ let us discuss the features of scientific management. First feature is systematic approach. Now scientific management is a systematic approach to the management. मतलब सभी काम जो है वो systematically होना है, and it ensures that all activities, सभी जो कार्य है वो सही ढंग से scientific manner में पूरा हो. दूसरा जो फीचर है वो है टू ब्रिंग अ कंप्लीट मेंटल चेंज. मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करके ओनर जो मालिक है और जो कर्मचारी है उनके मानसिक स्थिति जो है एक दूसरे के प्रति और काम को अपनाने के प्रति उसमें परिवर्तन ला सकते हैं. थर्ड जो फीचर है वो ये कहता है कि डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. जो पुराने तौर तकनीक है उनको काम में नहीं अप्लाई करके जो मॉडर्न तकनीक है जिससे और बेहतर काम और एम्प्लॉयज़ के एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है उसको अपनाना चाहिए. चौथा फीचर जो है ये कहता है रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स. मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई है उसको सटीक रूप से स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. पांचवा फीचर जो है वो कहता है इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर. साइंटिफिक तरीके से जब कोई काम होता है, ठीक है ना, और साइंटिफिक अप्रोच जब हमने, तो वर्कर्स का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा, बिकॉज वहाँ पर हम नए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से वर्क एफिशिएंसी बढ़ता है. छठा जो है गिव्स ड्यू वेटेज टू स्पेशलाइजेशन. साइंटिफिक मैनेजमेंट के ज़रिए क्या होता है कि कामों को जो है, जो भी वर्क होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है. अब एक ही व्यक्ति उस काम को करते करते निपुण हो जाता है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है. ये एक एडवांटेज मिलता है. इसके बाद सातवां है यूज़फुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ही अहमियत रखता है बड़े बड़े संस्थानों के लिए जहाँ पर टाइम इज़ फार व्हेन this extensive nature of scientific management is made less costly for small organization.
इसका मतलब ये है कि बड़े संस्थानों के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से काम करेगा, लेकिन छोटे संस्थानों में क्या है कि जो तकनीक, जो साइंटिफिक तकनीक, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है तो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज वेस्टेज, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार का वेस्टेज ना हो, ना समय का वेस्टेज हो, ना मनी का, ना मशीन का, ना मटेरियल का, और काम बढ़िया से हो। और अब हम लोग आते हैं द प्रिंसिपल, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो 4 प्रिंसिपल हैं। और ये 4 प्रिंसिपल क्या है? पहला जो है वो है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा जो है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब आते हैं एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को देखते हैं। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। यह प्रिंसिपल कहता है कि हमें जो है पुराने तकनीक और पुराने रूटीन कामों में बंधे हुए नहीं रहना चाहिए, हमें नया तकनीक अपनाना चाहिए। और नए तकनीक अपनाने से क्या हो जाएगा कि हमारा काम और बेहतर होगा और आसान हो जाएगा। अगर हम पुराने तकनीक में उलझे रहें तो हम कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। और आइए अब दूसरा जो प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यह प्रिंसिपल कह रहा है कि हमें संस्था में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसके कारण जो लेबर है, जो वर्कर्स है और जो मैनेजमेंट के पीपल है, उनके बीच एक सुखद एनवायरनमेंट क्रिएट हो, ताकि दोनों विथ हार्मनी काम कर सके और दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो। ने इस तरह के सिचुएशन को मेंटल रेवोल्यूशन का नाम दिया है। और उन्होंने ये कहा है, उनका मानना ये है कि मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो दोनों जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, मतलब जो ओनर है, ये दो अगर एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो संस्था के अंदर किसी भी प्रकार का केओस और कन्फ्यूजन नहीं होगा और वे जो भी काम करेंगे वो द बेस्ट होगा। अब जो तीसरा प्रिंसिपल है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल के तहत टेलर ने कहा है कि संस्था के अंदर वर्कर्स और मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो दोनों मिलके स्टैंडर्ड्स तय करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा काम किस तरह से कब करना है। आपसी तालमेल अगर नहीं रहेगा तो काम सही ढंग से विद एफिशिएंसी पूरा नहीं हो पाएगा। और जो लास्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस प्रिंसिपल के तहत ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जो संस्था में काम कर रहे हैं उनके एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए, उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए भेजना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। टिल देन, सी यू, हैव अ नाइस डे।